गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ओसवाल ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम अपना जो पहला पार्ट है, पहला जो चैप्टर है वो ठोस अवस्था, उसमें हमने अब तक जो भी पढ़ा है तो आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, उनको समझें और जो भी यहाँ पर क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम उसी चैप्टर में जो हमारा अगला जो टॉपिक है, जैसे कल हमने बात की थी जो त्रिज्या अनुपात था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। उस टॉपिक में कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टफल की ये रिक्तिका जो होती है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, चतुष्फल की ये जो रिक्तिका है इसकी त्रिज्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो ये रिक्तिकाएँ हैं इनकी जो त्रिज्याओं हैं इनको हम कैलकुलेट भी करना पूछ लिया जाता है, इनका व्युत्पन्न करना भी पूछ लिया जाता है। तो कल मैंने आपको त्रिकोणीय रिक्तिका और चतुष्फल की रिक्तिका के बारे में बताया था और उन रिक्तिकाओं की गणना कैसे करते हैं उनको बताया था। चतुष्फल की रिक्तिका के बाद जो अष्टफल की रिक्तिका है वो भी उन्हीं की तरह निकाली जाती है जैसे हमने चतुष्फल की रिक्तिका की गणना की थी। तो आज मैं आपको इन सभी रिक्तिकाओं की जो आकृति है, जो त्रिज्या है, उनको एक सारणी के द्वारा बताता हूँ। तो आप इन्हें याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सारणी बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ तो हम लिख देते हैं रिक्तिका। अब आपको ये तो पता है ये रिक्तिका कब बनती है, यानी खालिस्तान कब बनता है, जब हम ठोस में कणों को या परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं। इनकी निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो होती है, तो जब ये कण व्यवस्थित होते हैं तो व्यवस्थित होने के दौरान इनमें कुछ खालिस्तान बच जाता है, उन्हीं को हम रिक्तिका कहते हैं। ठीक है। और रिक्तिका में हमने जो आकार था, जो साइज था, उनके बारे में है जो मैंने बताया था आपको, चतुष्फल की रिक्तिका। ठीक है। तो इन रिक्तिकाओं में क्या होता है, ज़्यादातर जो धनायन होते हैं जिनका आकार छोटा होता है, तो छोटे आकार के धनायन जो होंगे वही इन रिक्तिकाओं में आके फिट होते हैं, इन रिक्तिकाओं को ग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस रिक्तिका की जो साइज होगी उसी साइज का धनायन होगा वो उसमें आके फिट हो जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा। तो सबसे पहले हम रिक्तिका की बात करें, रेखीय। अब रेखीय रिक्तिका कैसे बनती है, मान लो ये धनायन है तो एक ऋणायन यहाँ आ गया और एक ऋणायन ये आ गया। अब इससे ज़्यादा ऋणायन इसको घेर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घेर पाएंगे? क्योंकि इसे टच होना ज़रूरी है। ये जो धनायन है इसको टच करना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ मान लो तीसरा ऋणायन रखूँ तो देखो ये इसको टच नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ मैं चौथा ऋणायन रखूँ तो ये भी इसको टच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर केवल दो ही ऋणायन इस धनायन को टच करते हैं। तो किस आकृति में होती है? रेखीय आकृति में होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस रिक्तिका की जो साइज है वो क्या रहेगी? 0 से ज़्यादा। तो इसका जो त्रिज्या अनुपात है R और R, ये क्या होगा? 0.155 से कम। यानी 0.155 से कम अगर कोई साइज आता है तो वो किसके लिए होगा? रेखीय के लिए होगा। दूसरा है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय होगा 3 परमाणुओं से बना हुआ। इसका साइज रहेगा 0.155 से लेकर ये त्रिज्या अनुपात 0.225 के बीच में। यानी 0.155 जब होगा, आकार जो होगा वो त्रिकोणीय का होगा और 0.225 से कम होना चाहिए। जब 0.225 से कम होगा तभी ये आकृति आएगी। तीसरा जो है वो है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में जो है वो है 0.225 से लेकर 0.414 तक। यानी कि ये जो मान होगा वो चतुष्फलकीय के लिए है, ये त्रिकोणीय के लिए है। 0.414 से कम होना चाहिए, 0.414 से कम और 0.225 से ज़्यादा, इनके बीच का जो मान होगा
त्रिज्यानुपात ये जो हो रहा है वही हो रहा है चतुष्फलकीय के लिए। चौथा है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय अष्टफलकीय के लिए 0.414 से लेकर त्रिज्यानुपात 0.732 तक, इससे कम और इससे ज़्यादा। पांचवा है काय केंद्रित BCC। काय केंद्रित के लिए 0.732 से लेकर त्रिज्यानुपात 1 से कम, यहाँ तक जो मान रहेगा वो BCC के लिए रहेगा। और जब एक मान आ जाए तो वो होता है CCP घनीय, ये 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिज्यानुपात होती है। जो रिक्तिकाओं की साइज होगी उसी अनुसार उसका त्रिज्यानुपात रहेगा। अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता का मतलब कितने प्रतिशत स्थान ठोसों के अंदर परमाणुओं द्वारा घेर लिया जाता है और कितने प्रतिशत स्थान उनके अंदर रिक्त रह जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या कहलाता है कि जो ठोस होते हैं उन ठोस में कितना स्थान कणों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और कितना स्थान उसमें रिक्त रह जाता है, उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ठोसों में संकुलन के दौरान अधिकतम स्थान ग्रहण कर लिया जाता है। इसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता को हम PE से दिखाएंगे। अब संकुलन क्षमता निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा कि संकुलन क्षमता PE बराबर Z कणों की संख्या इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में a क्यूब इंटू 100। यहाँ देखना, अब हम किसी भी संकुलन क्षमता में अगर हम किसी स्थान को घेर रहे हैं तो वो स्थान किसके द्वारा घेरा जा रहा है? परमाणु के द्वारा। परमाणु का आकार क्या माना हमने? गोलाकार, एक गोले के समान उसको हमने माना है। तो ये है परमाणु। अब इस परमाणु को हमें क्या रखना है? किसी घन में रखना है। तो घन में जब इस परमाणु को रखेंगे तो इस परमाणु का जितना आयतन होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, उतना ही तो आयतन ये उस घन में घेरेगा। घन का आयतन तो क्या होता है? उसका भुजा का क्यूब। और उस परमाणु का क्षेत्रफल कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो वो स्थान घेर पाएगा। अब कितने परमाणु हैं जो उसमें उस घन के आयतन में स्थान घेर रहे हैं? वो होती है Z। तो यहाँ पर Z तो क्या है? परमाणुओं की संख्या है, परमाणु की संख्या। a क्यूब क्या है? एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। और 4/3 पाई r क्यूब क्या? उस परमाणु का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र के हम सहायता से संकुलन क्षमता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम संकुलन क्षमता की बात करें तो FCC जो एकक कोष्ठिका है उसमें हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं FCC। FCC कौन सा है? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित सबसे पहले अपन इसमें निकालेंगे। तो फलक केंद्रित को हम अगर बनाएं तो हमने पीछे भी वीडियो में पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने इसको बना के देखा था। FCC कैसे बनाते हैं सभी को आना चाहिए। तो ये एक FCC एकक कोष्ठिका हम बना रहे हैं। तो FCC में आपको पता होगा कहाँ कहाँ परमाणु रखेंगे। पहली बात तो परमाणु कहाँ होंगे? इनके केंद्र पे, सॉरी इनके कोनों पे, कोनों के केंद्र पे। इसके अलावा फलक केंद्रित है, प्रत्येक फलक पे भी होगा। ये प्रत्येक फलक पे, ये
ये फलक भी रख दिया हमने। अब ये तो बन गया हमारा एक FCC, एक के कोष्ठिका। अब हमें इसमें देखना है कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी फलक ले लो, कोई भी फलक, जैसे सपोज करो हमने ये फलक ले ली, इस फलक में एक विकर्ण निकालना है इसके केंद्र से, फलक के केंद्र से निकले। तो मैंने यहाँ पर एक विकर्ण डाल दिया। ये विकर्ण जो है वो कहाँ से निकला है, फलक से निकला है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फलक विकर्ण। ये है हमारा फलक विकर्ण, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं A, B और C। समझ में आ रही बात। अब इसमें देखो ये जो भुजाएं हैं इनकी जो लंबाई है वो A है, इन सभी भुजाओं की लंबाई A है, ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है, A है। अब हम यहाँ से निकालते हैं संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक हमारा त्रिभुज बन गया यहाँ पर A, B और C। त्रिभुज क्या बन गया, A और B और C। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखिए आपको A, B और C में, तो AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो ये भी A है और ये भी A है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2A। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे AC क्या है, देखो ये जो A और C है ये कितना रहेगा, ये जो परमाणु है इसकी त्रिज्या क्या होगी, R, इस परमाणु की त्रिज्या भी क्या होगी, R। तो इस परमाणु की कितनी त्रिज्या होगी, 4R, यानी कि इन त्रिज्याओं को हम देखो 2R हो जाएगी। ये जो फलक विकिरण है मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये फलक मैंने बना दिया, एक परमाणु यहाँ स्थित है, एक परमाणु यहाँ स्थित है और एक इनके बीच में स्थित है। समझ में आ रही बात। 1, 2 और 3, इसकी त्रिज्या हमने R ले ली, तो इस परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2R, क्योंकि ये इसके भी कांटेक्ट में और इसके भी कांटेक्ट में, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R। तो टोटल ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4R। AC बराबर क्या हो जाएगा, 4R। तो AC बराबर हमारा क्या है, 4R। तो यहाँ को पुट कर देंगे, 4R बराबर रूट 2A। समझ में आ रही बात। तो R क्या है, परमाणु की त्रिज्या है, और A क्या है, भुजा की लंबाई। R क्या है, परमाणु की त्रिज्या, और A क्या है, भुजा की लंबाई। तो R और A में संबंध क्या होगा, तो हम यहाँ से R और A में संबंध निकालते हैं। तो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसका हम कोई यूज़ नहीं करेंगे, अब जितना था उसको कर लिया। अब देखिए R और A में संबंध क्या है, 4R बराबर रूट 2A। तो 4R बराबर रूट 2A, तो A बराबर क्या रहेगा हमारा, 4R बटा रूट 2। ये संबंध है R और A में। इसको हम आगे निकालें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। A बराबर 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 2, ओके, अपॉन रूट 2। फिर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 आधा आधा, तभी तो पूरा बनता है। तो इस 2 का आधा क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 बटा 2 यानी रूट 2। तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 R अपॉन में रूट 2। तो रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A बराबर हमारे पास क्या बचा, 2 रूट 2 R। ये रिलेशन होगा आपका R और A में, यानी कि भुजा की लंबाई A और त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या में ये संबंध होता है समीकरण 1 से। तो इस संबंध से हम निकाल सकते हैं परमाणु की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, इस संबंध से हम 1 का मान भी निकाल सकते हैं। किसके लिए, FCC के लिए। आ रही बात समझ में। तो हमारा यहाँ पे A निकल गया। अब हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। तो संकुलन क्षमता बराबर हमने लिखा था PE बराबर Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन में A क्यूब इंटू 100।
ए क्यूब ये रहा, इसका क्यूब कर देंगे। जेड बराबर कितना होता है एफसीसी में? एफसीसी में जेड बराबर 4 होता है। तो पीई बराबर 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए यानी कि √2 आर का क्यूब इंटू 100। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई? देखो ये 16/3 हो गया, 16/3 इसका अपन क्यूब कर देते हैं, पाई आर क्यूब 16/3 4 इंटू 4 16, 16/3 पाई आर क्यूब। इसका अपन क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो गया, √2 का क्यूब, √2 √2 और √2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 16 पाई आर क्यूब। और इसमें आर क्यूब तो रहेगा ही, आर क्यूब कैंसिल कर देते हैं अपन, तो इसको हटा देते हैं। अपॉन में देखो √2 कितना हुआ? 2, क्योंकि आधा आधा 1 हो गया और ये आधा बच गया, यानी कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 √2 यानी कि 48 √2 इंटू 100। तो 16 से 48 कट जाएंगे। सोलह से 48 कट जाते हैं भाई। तीन टाइम्स 3 बार, तो पाई अपॉन में 3√2 इंटू 100। √2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.414 और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 अपॉन में 3 इंटू 1.414 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो संकुलन क्षमता है वो आएगी 74%। इसको हम हल करेंगे तो हल करने के बाद जो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? 74%। यानी कि फलक केंद्रीय जो एक कोष्ठिका है उसमें संकुलन क्षमता क्या है? 74% है। तो कितने प्रतिशत खाली जगह बचेगी? 26% जगह इसमें क्या रह जाएगी? रिक्त रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे दूसरा जो एक कोष्ठिका है BCC, काय केंद्रित एक कोष्ठिका। BCC काय केंद्रित एक कोष्ठिका। तो BCC में Z बराबर क्या रखना है? आपको 2 रखना है, ध्यान रखना है। तो चलो BCC की हम संरचना बनाते हैं। ये BCC संरचना है, ये हमने बना ली BCC। अब BCC में हमने कहाँ से निकालना है? इसके काय केंद्र से। तो BCC में देखो यहाँ पे तो परमाणु नहीं है भाई, कोनों पर एक परमाणु इसके केंद्र में होगा। तो इस केंद्र से और इस केंद्र को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक विकर्ण खींचता है। इस विकर्ण को हम क्या कह रहे हैं? काय विकर्ण। काय विकर्ण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये काय केंद्र से निकलता है। तो ये तो मिल गया हमें काय विकर्ण, काय विकर्ण। और एक हमें विकर्ण यहाँ पे लेना है इस केंद्र से, तो ये बन गया हमारा फलक विकर्ण। फलक से निकाला हमने तो फलक विकर्ण। ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं A B C D, ABCD। ठीक है बच्चों, और ये जो दूरियां हैं ये हमें लेनी है A। ये दूरियां क्या हो जाएगी इनकी? A। ठीक है बच्चों, ओके। तो वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमें।
ए बी और सी ये त्रिभुज लेना हमें, क्योंकि इसके काय के केंद्र से निकल रहा है ये ए बी और सी। तो ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ये सारी दूरियां ए है, ए स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी में अपन इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। देखो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, गणित के तरीके से अगर अपन करें तो हमें ए से बी तक ही तो आना है। ये विकर्ण हमने लिया है काय विकर्ण, यानी ए से बी तक कैसे आ सकते हैं, तो ए से बी तक देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, तो ये ए हो गया, फिर हमें यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, तो फिर ये ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर ये ए हो गया, यानी टोटल कितने ए हुए 3 ए। यानी कि ए और बी, ए से बी तक हमें आना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ ए और ए, यानी कि 3 ए स्क्वायर। ये तो हमारे पास, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3a। ओके, अब ए बी जो दूरी है वो कितनी रहेगी, वो सेम है जैसे हमने पीछे किया था एफसीसी में, ये r है ये r है 2r, तो ये जो कण है, ये जो परमाणु है, ये कितना हो जाएगा ये 2r, क्योंकि ये और ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में है। तो a और b जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 4r। ए बी जो दूरी है वो क्या रहेगी हमारी 4r, तो 4r बराबर √3a। अब r और a में संबंध क्या होगा, तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4r बटा √3। ये संबंध है हमारा BCC में, a में और r में। तो BCC के लिए हमें a निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर z कितना है 2, 4/3 पाई r क्यूब बटा a कितना है हमारा 4r बटा √3, 4r बटा √3 का क्यूब इंटू 100। तो इनका क्यूब कर लेते हैं हम, तो ये तो हो गया हमारे 8/3 पाई r क्यूब, r क्यूब काट देते हैं यहीं से, तो r क्यूब कट गया। 4 का क्यूब और √3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 बटा 3 का क्यूब कितना होगा 3√3, बार बार करके देख लो ना, क्यूब 3 का रूट हो गया, क्या लिख रहे हैं √3 का क्यूब, √3 √3 और √3, तो ये √3 3 हो गया और ये हो गया √3। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये देखो ये लिख दिया मैंने, 8 से 64 कट जाते हैं, 8 बार 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची पाई बटे पाई बटा 8 और √3 ऊपर चला गया, ये √3। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो संकुलन क्षमता कितनी निकलेगी यहाँ पे, तो यहाँ से हम संकुलन क्षमता निकालते हैं। पाई का मान कितना होगा 3.14 और √3 के मान कितना होता है 1.732, ये √3 का मान है बटा 8 और इंटू 100 तो इसमें चल ही रहा है,
100 इसमें रहेगा भी, तो इनमें संकुलन क्षमता आती है 68%, यानी कि 68% BCC में संकुलन क्षमता रहेगी। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं है कठिन है, बहुत सरल है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, R और A में संबंध, A आपको निकालना है, संकुलन क्षमता निकल जाएगी। अब हम लास्ट जो कर रहे हैं अपना साधारण घन में, सबसे सरल घन आद्य, तीसरा है आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका में जो हमारा A है वो तो सिर्फ हम जो घन में हमने देखा था आद्य में, अगर हम पिछले वीडियो को ध्यान से देखा हो आपने तो आपको पता होगा कि आद्य एकक कोष्ठिका में जो कण होते हैं वो केवल कहाँ होते हैं, वो केवल कोनों पे होते हैं। तो यहाँ पे कोई विकर्ण नहीं निकालना है, तो ये जो A होगा तो A बराबर क्या होगा इसमें 2R, ये और ये टच में रहेगा R और R, 2R, तो A बराबर 2R हो गया। सरल एकक कोष्ठिका आद्य में ये संबंध हो गया, तो संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, Z कितना होता है इसमें, कणों की संख्या 1 ही होगी, तो 1 गुणा 4/3 पाई R क्यूब बटा 2R का क्यूब इंटू 100, तो 4/3 इंटू पाई R क्यूब कट जाएगा, तो 3, 2 का क्यूब 8, ये 2 बार इंटू 100, तो पाई बटे 3 इंटू 2 6 इंटू 100, पाई का मान 3.14 बटे 6 इंटू 100 बराबर 52.4%, यानी कि साधारण घन में संकुलन क्षमता कितनी आती है, 52.4%। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो एकक कोष्ठिकाएँ होती है इनमें कणों में किस प्रकार संकुलन क्षमता निकाली जाती है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं इन तीनों की संकुलन क्षमता, इन सब की उपसय संयोजन संख्या और R और A में संबंध, इन सब को एक सारणी में अपन लिख लेते हैं ताकि याद अच्छे से रहे। तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे एकक कोष्ठिका कि कौन सी एकक कोष्ठिका हमने यूज कर रही है। यहाँ लिखेंगे इनकी CN कितनी रहेगी, यहाँ लिखेंगे इनकी संकुलन क्षमता, और यहाँ लिख देंगे इसमें A तथा R में संबंध, क्या संबंध रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं आद्य एकक कोष्ठिका में, इसकी CN कितनी रहती है भाई, आद्य एकक कोष्ठिका सबसे सरल घन है, ये सरल घन है, और सरल घन में हमने CN निकाली थी 6, तो संकुलन क्षमता कितनी आई थी 52.4%। A और R में संबंध क्या था, A बराबर 2R। दूसरा हमारा FCC की CN कितनी थी 12, संकुलन क्षमता कितनी थी 74%। A और R में संबंध क्या था, A बराबर था इसमें 2√2R। तीसरा है हमारा BCC, तो BCC में संकुलन क्षमता कितनी आती है 8, ध्यान रखना, और संकुलन क्षमता कितनी थी इसकी 68%, और A और R में संबंध का A बराबर 4R/√3, ये इसमें संबंध था। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार हम एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता और उसकी CN संख्या को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए आप जो भी इस वीडियो में पढ़ा है, इन मैटर्स को जो भी हमने यहाँ देखा है, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना और इनको पढ़ते रहना। अगला जो वीडियो हमारा रहेगा, अगले जो हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम बात करेंगे ठोसों में जो दोष होते हैं, जो त्रुटियाँ होती है, उन त्रुटियों के बारे में